नमस्ते दोस्तों, हिंदी पेडागोजी के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो स्पेशली हमने एक छोटा सा इसलिए अरेंज किया है क्योंकि हमने देखा है कि हिंदी पेडागोजी में कभी कभी स्टूडेंट्स को टर्मिनोलॉजी में बहुत प्रॉब्लम आती है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनसे हम फेमिलियर नहीं होते, तो उनका हमें मीनिंग पता नहीं चलता। और कभी कभी कुछ जो टर्म्स होती हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं, जैसे कि हम आकलन और मूल्यांकन में थोड़ा डिफरेंस नहीं कर पाते हैं सही से। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही सब बताएंगे कि उनका सही अर्थ क्या होता है। तो जैसा आप सभी जानते ही हैं, जो एडुटैप है, लास्ट ईयर 700 प्लस स्टूडेंट्स ने सीटीईटी क्लियर किया था। और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस साल हम इससे भी ज़्यादा जो सक्सेस रेट होगा एडुटैप का वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो एडुटैप आप सबके लिए कोर्सेज लेकर आया है सीटीईटी के लिए, वो 4 टाइप के कोर्सेज हैं। पेपर 1 का एक फुल फ्लेज कोर्स है जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस एंड मैथ्स पेडागोजी एंड कंटेंट है। पेपर 2 का फुल फ्लेज कोर्स है जिसमें मैथ्स एंड साइंस का कॉम्बिनेशन और सोशल स्टडीज दोनों हैं, सेपरेट सेपरेट। और पेपर 1 प्लस पेपर 2 का एक पूरा फुल फ्लेज कोर्स है जिसने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का कंबाइंड कोर्स लेना है। उनके लिए भी हमारे पास कोर्स है। तो आप देख सकते हैं कि हर टाइप का कोर्स जो है वो आपके पास अवेलेबल है, हर टाइप का ऑप्शन। और बाय चांस अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें हमारी मेल आईडी है hello@edutap.co.in। हमारा फ़ोन नंबर भी है 8146207241। और हमारी वेबसाइट है www.edutap.co.in/ctt। तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत बेनिफिट रहेगा कि कोई भी अगर आपके पास क्वेरी आती है आप यहाँ रीच कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी क्वेरी डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। और अगर आपको हमारे कोर्सेज के बारे में, वीडियोस के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन लिंक्स पर जा सकते हैं। इन लिंक्स पर जाकर आपको हर टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे कोर्स के बारे में, हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में डेफिनेटली मिलेगी। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और ये बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि इससे आपको जो नोटिफिकेशंस हैं वो आती रहेंगी रेगुलर बेसिस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स। कभी कभी क्या होता है कि आपको हिंदी पेडागोजी में लॉजिक्स आपके बिल्कुल क्लियर होते हैं कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्वेश्चन क्या पूछा गया, उसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। लेकिन कभी कभी वर्ड्स के एक्चुअल मीनिंग पता ना होने के कारण आप गलत ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो वही हम आपको बताना चाहते हैं कि कुछ वर्ड्स, उनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं। जैसे पहले है उपागम। उपागम का मतलब होता है अप्रोचेस। जैसे हम कहते हैं कि ये आता है भाषा शिक्षण में कि जो शिक्षक है वो विद्यार्थी को सुधारने के लिए विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर सकता है, विभिन्न उपागमों का चयन कर सकता है। तो उपागम का अर्थ होता है अप्रोचेस, कि जो टीचर है वो ये अप्रोचेस अपना सकता है। तो इसलिए उपागम का मतलब होता है अप्रोचेस। समग्र, समग्र का मतलब होता है ओवरऑल। जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चों का समग्र भाषाई विकास होना चाहिए। इट मीन्स बच्चों की जो लैंग्वेज स्किल्स हैं उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो समग्र का मतलब होता है ओवरऑल। उसी प्रकार संप्रेषण, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है शब्द, जिसका सिंपल मीनिंग होता है कम्युनिकेशन करना। कम्युनिकेट करना एक दूसरे से बातचीत के माध्यम से या किसी भी संचार के माध्यम से, तो कम्युनिकेट करना। तो संप्रेषण का जैसे मोस्टली आपसे ये पूछा जाता है कि भाषा सीखने सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, यानी कि बच्चों को भाषा प्रयोग के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना। और भाषा प्रयोग में प्राथमिक स्तर पर सबसे ज़्यादा संप्रेषण इफेक्टिव होता है। संप्रेषण का मतलब बातचीत करना किसी दूसरे व्यक्ति से। उसी प्रकार आता है संवर्धन। संवर्धन का मतलब होता है डेवलपमेंट, वर्धन, वृद्धि। वहीं से आपको पता चल जाना चाहिए कि संवर्धन का मतलब होता है, जैसे जो शिक्षक होता है उसका ये कर्तव्य होता है कि वो जो हिंदी भाषा का साहित्य है उसका संवर्धन करे। इसका मतलब कि जो हिंदी भाषा का जो साहित्य है, हिंदी कल्चर जो है, उसको और ज़्यादा डेवलप करे। तो इसलिए संवर्धन का मतलब होता है डेवलपमेंट करना। और दूसरे ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये समझने का आपको एक बेनिफिट ये भी हो सकता है कि बाय चांस आगे जाके आपको ऐसे कंपटीशन वगैरह कभी हो, या कंपटीशन एग्जाम्स में आपको एग्जाम पेडागोजी के ऊपर कुछ ऐसे वगैरह हो, तो टीचिंग के ऊपर हो, तो उसमें आप इस तरह की जब टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं तो वो आपको एक बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन डालती है आपका एग्जामिनर पर। नेक्स्ट है परिमार्जन। या हम कहते हैं कि इस चीज़ का इसको परिमार्जित करके। परिमार्जन का मतलब होता है करेक्ट करना, आपने जो कोई भूल की है उसमें सुधार करना। भूल में सुधार करना, कोई करेक्शन करना, उसे हम कहते हैं परिमार्जन।
उसी प्रकार परिवेश, ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वर्ड। परिवेश का मतलब होता है आपका जनरल एनवायरनमेंट जो आपके आसपास है, आपका परिवार, आपके दोस्त, आप जिस प्रकार की भाषा सुनते हैं, जिस प्रकार का व्यवहार होते हुए देखते हैं, आपका समाज। तो परिवेश का मतलब होता है एनवायरनमेंट। अगला है सृजनात्मक। ये वाला वर्ड भी बहुत इस्तेमाल होता है। सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव। जैसे हम कहते हैं ना कि सृजनात्मक लेखन की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब कि बच्चा रटी रटाई भाषा को ना बोले या लिखे, बच्चा खुद से विचार करके अपने अंदर नए विचार जगाकर खुद कुछ नया करने की कोशिश करे। तो सृजनात्मक का मतलब होता है क्रिएटिव। उसी प्रकार आत्मसात करना। आत्मसात करना मतलब फुली अंडरस्टैंडिंग द आइडिया ऑफ। तो आत्मसात ये कहाँ पर शब्द इस्तेमाल होता है कि जब आप भाषा अर्जित करते हैं, एक्वायर करते हैं, तो उसमें आप भाषा के जो नियम हैं उन्हें आत्मसात करते हैं। मतलब कोई आपको एक एक करके रूल नहीं सिखाता कि इसका ये रूल है, इसका ये रूल है। आप धीरे धीरे ही सुनते सुनते भाषा का प्रयोग करते करते उन नियमों को आत्मसात कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, समझ जाते हैं। उसी प्रकार अधिग्रहण का अर्थ होता है एक्विजिशन, जिसे हम अर्जन भी कहते हैं। अर्जन या अधिग्रहण दोनों का एक ही अर्थ होता है। आगे कुछ और शब्द हैं जैसे व्यावहारिक ज्ञान। हम कहते हैं ना कि भाषा का सैद्धांतिक ज्ञान यानी कि उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भाषा का व्यावहारिक ज्ञान बहुत जरूरी होता है, यानी उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रयोजन। प्रयोजन की इस चीज के पीछे आपका क्या प्रयोजन है। अगर शिक्षक ऐसी गतिविधियां करवा रहा है तो उसके पीछे उसका क्या प्रयोजन होगा। प्रयोजन का मतलब पर्पस। अब जैसे कुछ बच्चे इसे आयोजन के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। आयोजन का मतलब होता है आपने कोई अरेंजमेंट किया है, लेकिन प्रयोजन का मतलब होता है पर्पस। उसी प्रकार तार्किक। हम कहते हैं ना कि बच्चों से ज्यादा अभ्यास करवाया जाए, क्योंकि अभ्यास ही बच्चों को तार्किक बनाता है, यानी कि अभ्यास बच्चों को लॉजिकल बनाता है, बच्चों को लॉजिक्स लगाना आ जाते हैं। श्रोता यानी कि लिसनर। वक्ता कौन होता है, स्पीकर, बोलने वाला। परिसंवाद, ये आपका तब आता है जब मौखिक कौशल अभिव्यक्ति की बात करते हैं हम, मौखिक अभिव्यक्ति की, कि जब आप बोल रहे होते हैं तो किस प्रकार उसको और सुधारा जाए, परिसंवाद के द्वारा। परिसंवाद का मतलब ग्रुप डिस्कशन करना। व्याघात। व्याघात का मतलब होता है जहां पे कोई आपके मार्ग में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, कोई इंटरप्ट कर दे, आपको डिस्टर्ब कर दे। तो व्याघात का मतलब होता है जैसे कि मातृभाषा का व्याघात होने से कभी कभी बच्चा सही से नहीं बोल पाता। जैसे उसकी क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी है तो वह श को स कह रहा होगा, र को ड़ कह रहा होगा। तो ये होता है व्याघात, कि कोई इंटरप्ट करना किसी सही प्रोसीजर को। उसी प्रकार मंतव्य, कि आप शिक्षक का इस कार्य को करने के पीछे मंतव्य क्या है। मंतव्य का मतलब मोटिवेशन नहीं होता, मंतव्य का मतलब होता है इंटेंशन, कि वो उसके मन में क्या इंटेंशन है, वो क्या विचार करके ये काम करना चाह रहा है। उसी प्रकार प्रत्याभिज्ञान। प्रत्याभिज्ञान ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है ज्ञान। पहले तो ज्ञान का मतलब होना कि आपको कोई चीज की नॉलेज होना, और प्रत्याभिज्ञान का मतलब होता है मेमोराइजिंग, यानी कि आपकी जो मेमोरी से आपने जो कोई चीज याद की होगी या कुछ देख के आपको कुछ याद आ जाता है, तो स्मरण शक्ति से याद रखने की योग्यता को हम प्रत्याभिज्ञान कहते हैं। अब आता है हमारे पास कंफ्यूजिंग जो वर्ड्स हैं, या थोड़े डिफिकल्ट भी हम इन्हें कह सकते हैं। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डाउट रहता है। भाषा अर्जन का मतलब होता है एक्विजिशन, यानी कि भाषा को एक्वायर करना, ग्रहण करना। और ये जो है भाषा अधिगम, यानी कि अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। तो जब भी हम आपके पास प्रश्न आएगा कि अधिगम प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अधिगम प्रक्रिया यानी कि लर्निंग प्रोसेस। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, एक्विजिशन और लर्निंग में फर्क क्या होता है। भाषा अर्जन जो होता है वो परिवार या समाज द्वारा उनकी मदद से बच्चा भाषा को अर्जित करता है। जैसे परिवार में सुनी हुई भाषा को समझकर, समाज में बोली हुई भाषा को समझकर। लेकिन जो लर्निंग होती है वो शिक्षक द्वारा करवाई जाती है विद्यालय में सही प्रकार से। उसी प्रकार ये जो अर्जन करने की जो प्रक्रिया होती है, एक्विजिशन जो प्रोसेस होता है, वो सहज और स्वाभाविक होता है, यानी कि जो अपने आप ही होता रहता है अपने एंड पर ही। उसके लिए किसी प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो भाषा अधिगम है वो एक सुनियोजित कार्य होता है। लर्निंग प्रोसेस में एक स्टेप बाय स्टेप टीचर चलता है कि पहले बच्चे को ये सिखाना है, फिर ये सिखाना है। उसी प्रकार जो भाषा अर्जन है वो सदैव मातृभाषा का किया जाता है, क्योंकि जो बच्चा होता है सबसे पहले वो अपनी मातृभाषा सीखता है। और वो कैसे सीखता है, अपने समाज में जब वो भाषा को बोलते हुए सुनता है, खुद भाषा का प्रयोग करता है, तो मातृभाषा का सदैव अर्जन किया जाता है। और अधिगम में क्या होता है, लर्निंग में, कि वो जो भाषा अर्जित की होती है हम उसमें और ज्यादा कुशलता
हम प्राप्त करते हैं। जैसे कि बोलना हमें पहले आ जाता है, सुनना भी आ जाता है विद्यालय जाने से पहले, लेकिन सही प्रकार से कैसे सुनना है और सही प्रकार से कैसे बोलना है, यानी कि ये जो भाषा के जो कौशल हैं, ये हम लर्निंग प्रोसेस में सीखते हैं। उसी प्रकार भाषा अर्जन में जो नियम होते हैं भाषा के, उन्हें आत्मसात किया जाता है। जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि अपने आप उस आइडिया को अंडरस्टैंड करना, लेकिन लर्निंग प्रोसेस में जो भाषिक नियम हैं वो प्रॉपर तरीके से सिखाए जाते हैं। तो यही फर्क होता है भाषा अर्जन में और भाषा अधिगम में। उसी प्रकार और कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं पीछे, तो फिर भी इतना कंफ्यूजिंग नहीं था, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स असेसमेंट और इवैल्यूएशन यानी कि जो आकलन और मूल्यांकन है, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। हमेशा क्वेश्चन के वक्त इस चीज़ को कंफ्यूज कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन फ़र्क क्या है? असेसमेंट, हम कहते हैं ना कि द टीचर इज़ गोइंग टू असेस यू। असेस का मतलब होता है कि इसका जो संबंध होता है वो मार्क्स से होता है, कि बच्चों के कितने मार्क्स आए, बच्चों को कितने ग्रेड मिले। तो यानी कि जो अवलोकन, यानी कि बच्चों का जो हम चेकिंग कर रहे हैं, उसे परिणात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कि रिजल्ट क्या आया फाइनली, बच्चा पास हुआ या फेल हुआ, कितने मार्क्स आए। तो ये परिणाम, रिजल्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है आकलन या असेसमेंट। लेकिन मूल्यांकन जो होता है वो अवलोकन के गुणात्मक रूप को व्यक्त करता है। गुणात्मक मतलब कि क्वालिटी कैसी रही, बच्चा कोई बात नहीं 100 में से 80 मार्क्स लाया है, लेकिन क्या ये जो 80 मार्क्स हैं ये अच्छे मार्क्स हैं, पहले से इम्प्रूव किया है बच्चे ने, या पहले तो 99 भी आते थे लेकिन अब 80 आने लग गए। तो ये कैसे पता चलेगा? उसकी प्रॉपर उसके कारणों का पता लगाकर, दूसरी चीज़ों से कंपेयर कर कर, जांच पड़ताल करके। तो जो इवैल्यूएशन होती है, मूल्यांकन, उसमें हर चीज़ को अच्छे से समझा जाता है। उसी प्रकार जैसे हम दूसरे पॉइंट्स आपको ज़्यादा क्लियर होगा। आकलन में क्या होता है कि हम जो प्रूफ्स होते हैं वो एकत्र करते हैं, साक्ष्य। यानी कि जैसे अगर बच्चे के 80 मार्क्स आए हैं तो कहाँ से आए हैं? उसकी आंसर शीट, हमारे पास एक साक्ष्य है, प्रूफ है कि अगर बच्चे के 80 मार्क्स आए हैं तो कैसे आए हैं? क्वेश्चन पेपर में उसने ऐसे ऐसे किया। लेकिन ये जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से उसका सही निष्कर्ष निकालना, कि अब ये जो क्वेश्चन पेपर था इसमें बच्चे ने कौन से क्वेश्चंस में ज़्यादा गलती की, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में ज़्यादा गलती की, या जो थियोरेटिकल क्वेश्चन थे या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कहाँ गलती की। तो उससे एक प्रॉपर रिजल्ट पर पहुंचना, कि उसका निष्कर्ष निकालना कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब मूल्यांकन में आता है। उसी प्रकार जो आकलन होता है ये पाठ्य वस्तु केंद्रित होता है। जैसे कि आपके जो टेस्ट होते हैं वो प्रॉपर होता है ना, कि इतने चैप्टर्स के आने हैं या एक बुक का टेस्ट है, तो प्रॉपर एक जो मीडियम होता है उस तक ही सीमित होता है। लेकिन जो मूल्यांकन होता है वो हम किसी पर्पस के लिए करते हैं। जैसे मूल्यांकन हम एक पर्पस के लिए कर रहे हैं कि हमें बच्चे की एक्चुअल कैपेबिलिटी जाननी है, कि बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है या एजुकेशन में कम मार्क्स आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। तो ये एक मोटिव को लेकर चलता है मूल्यांकन। उसी प्रकार कुछ और भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं जिनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पेडागोजी में। वाचन और पठन। पठन तो आपको समझ जाना चाहिए कि पठन का मतलब होता है पढ़ना, जो आप रीड कर रहे होते हैं या बोलकर पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जो वाचन होता है, वाचन का मतलब होता है बोलना, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। अब बोलने और पढ़ने में दो अलग अलग चीजें हैं। हम कहते हैं ना बोलकर पढ़ना, तो वो तो आपका जैसे हो गया सस्वर वचन पठन। तो वाचन का मतलब बोलना होता है और पठन का मतलब पढ़ना होता है, और दोनों चीज़ों में, बोलने और पढ़ने में बिल्कुल अलग दोनों चीज़ें हैं। तो ये आप इसका फर्क अब समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो थ्योरिस्ट वाला जो चैप्टर है, थ्योरी एंड थ्योरिस्ट, उसमें बच्चे एक बहुत छोटी सी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, अंतक्रिया। आपको याद होगा हमने बताया था आपको कि जहाँ पर भी सामाजिक अंतक्रिया आ जाए, ये कंसेप्ट वाइगोत्स्की ने दिया था, कि बच्चे जो भाषा है वो सामाजिक अंतक्रिया के द्वारा सीखते हैं। मतलब कि समाज में भाषा का प्रयोग होते देखते हैं, सुनते हैं, उसी प्रकार उनके भाषा का विकास होता है। लेकिन अंतक्रिया जहाँ पर सामाजिक ना होकर केवल अंतक्रिया हो, उसका मतलब क्या होता है? अंत मतलब हमारे अंदर, और क्रिया मतलब हमारे अंदर कुछ प्रोसीजर चल रहा है। उसी प्रकार अंत वाक, वाक मतलब होता है बोलना, और हमारे अंदर ही अगर कुछ बातचीत चल रही है, दैट मीन्स कि हम कुछ हमारे अंदर थॉट्स चल रही हैं, हम कुछ सोच रहे हैं, तो ये हमारा अपना खुद के विचार हैं। और अंतक्रिया या अंतवाक जो है वो डॉक्टर जीन पियाजे ने दिया था। तो आपको इन दोनों का जो अंतर है वो समझ में आ जाना चाहिए, अंतक्रिया या अंतवाक और सामाजिक अंतक्रिया या सामाजिक। तो सामाजिक जुड़ने से उसके अर्थ में क्या परिवर्तन आता है, अब आई गेस आप ये समझ गए होंगे। उसी प्रकार शिक्षण विधि और शिक्षण युक्ति, इसमें भी स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि विधि और युक्ति में फ़र्क क्या होता है। स्टूडेंट्स मोस्टली इन दोनों टर्म्स को एक वे में ले लेते हैं, लेकिन
विधि का मतलब होता है प्रॉपर प्रोसीजर। जैसे हम कहते हैं ना कि शिक्षक कौन कौन सी विधियां अपना सकता है, जैसे सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, कि कैसा प्रोसीजर अपनाए टीचर, किस तरह से फंक्शन करे, कि स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है। लेकिन युक्ति का मतलब क्या होता है, ट्रिक्स। जैसे हम कहते हैं ना छोटी छोटी ट्रिक्स, कि आपको पेपर सॉल्व करने में ये ट्रिक आनी चाहिए कि आपको कभी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए, कभी आप इजी क्वेश्चन पहले करिए, डिफिकल्ट बाद में करिए। तो युक्ति का मतलब होता है जैसे एक उपाय निकालना, ट्रिक्स। लेकिन विधि एक प्रॉपर प्रोसीजर होती है। उसी प्रकार एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें से प्रश्न काफी हद तक आता ही आता है, वो होता है उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग। इसमें दो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, शैक्षणिक निदान और शैक्षणिक उपचार। तो निदान और उपचार में फर्क क्या होता है? उपचार तो आप समझ ही गए होंगे कि जब हम किसी का इलाज करते हैं। लेकिन आप ये सोचिए, इलाज करने से पहले क्या जरूरी होता है? आप किसी का इलाज ऐसे तो नहीं कर देंगे। इलाज करने से पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि बीमारी क्या है, बीमारी किस वजह से हुई। तो वो सब जानने की जो क्रिया होती है उसे हम शैक्षणिक निदान कहते हैं। तो अंग्रेजी में अगर हम समझें तो डायग्नोसिस निदान होता है, और ट्रीटमेंट, क्योंकि सबसे पहले हम डायग्नोसिस ही करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों हुई, कैसे हुई, उसके बाद फिर हम उसका सही से ट्रीटमेंट करते हैं। तो शैक्षणिक निदान और शैक्षणिक उपचार में यही फर्क है कि शैक्षणिक निदान पहले किया जाता है और उसके बाद शैक्षणिक उपचार किया जाता है। तो आई गेस ये अब आपको जो टर्मिनोलॉजीज हैं काफ़ी हद तक समझ में आ गई होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये। पेपर में सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी गलत होने से ही आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है। तो आगे हम आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आएंगे, बट जाते जाते हम आपको फिर बता दें कि जो एडुटैप है जो आपके लिए कोर्सेज लेकर आया है, वो पेपर 1 का फुल फ्लेज कोर्स लेकर आया है, पेपर 2 में दोनों कॉम्बिनेशंस के लिए मैथ्स एंड साइंस भी और सोशल स्टडीज़ के लिए भी फुल फ्लेज कोर्स लेकर आया है, और पेपर 1 और पेपर 2 का टोटल एक कॉम्बिनेशन जो एक फुल फ्लेज कोर्स है वो भी एडुटैप आपके लिए लेकर आया है। तो आप इनमें से कोई भी कोर्स जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये जो कोर्सेज होंगे इसमें हम आपको कंसेप्ट वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, और वो भी 4500 प्लस। तो इतने सारे एमसीक्यूज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी। उसी तरह सेपरेट सेशंस भी हम आपके लिए अरेंज करेंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर्स भी आपको रेगुलर इंटरवल्स पर प्रोवाइड होते रहेंगे, क्योंकि जो मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं उन्हीं से आप अपनी करेक्ट सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। आशा करते हैं कि आपको ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल लगा होगा, इससे आपको मदद मिलेगी। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। धन्यवाद।